सर मेरा ये डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है कि सर जैसे डैश होता है, जैसे दो हाँ। वर्ड्स के बीच डैश होता है उसके लिए तो सर अगर हम उसके लिए दो बार 3636 का यूज करते हैं तो फिर जैसे हम कोई वर्ड लिख रहे हैं इंग्लिश में ही या हिंदी में और वो पूरा वर्ड हमारा उस लाइन में नहीं आ पाया है और हमें उसे दूसरी लाइन में लाना है, तो फिर सर उसके लिए कितनी बार 36 यूज करेंगे और डैश के लिए कितनी बार करेंगे? ठीक है, और बताइए। और प्रश्न, अपना जब प्रश्न पूछते हैं तो अपना नाम और संस्था का नाम जरूर बोल दें, इसका मैं ओके समाधान सर, करता हूँ। मैं रुचि गुड पाल मॉर्निंग हूँ। सर, मैं राम सिंह यादव। जी। संस्था? हेलो। संस्था बताइए, नाम राम सिंह यादव जी, अपनी संस्था। डाउट बताइए अपना। आपकी आवाज नहीं आ रही है राम सिंह जी। नागेश जी। हेलो हाँ सर, बताइए। हाँ। पोएट्री साइन का यूज कहाँ पर करते हैं? क्वेश्चन साइन का? पोएट्री साइन। पोइट्री साइन का, ठीक है। और यस सर, बताइए यानी भी आपका। सोनी सिंह। ठीक है, अगला सवाल। डैश पोइट्री साइन। और बताइए। सर गुड मॉर्निंग, तनुश्री RSCI से। बताओ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे मैथ्स में स्मॉल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, तो इंग्लिश में उसकी डॉट अलग होती है या सेम होती है? ठीक है, और बताइए अगला सवाल। और कोई? किसी और बच्चे का कोई प्रश्न? देखिए, जो आपके मन की शंका हो रखी है उसी पे क्लास आगे बढ़ेगी। हेलो हाँ सोनिया, जी बोलो बेटा। बताइए। सर, जब लेसन लिखते हैं तो जब जब लेसन लिखते हैं तो हाँ, लेसन का नाम क्या साइड में लिखते हैं या फिर एक लाइन का सेल छोड़ देते हैं? मैं समझा नहीं, फिर से बताइए अपना सवाल। सर, जब लेसन लिखते हैं हम लोग, जैसे? लेसन 1 है या फिर लेसन 2 है, ठीक है। तो लेसन का नाम भी होता है, तो क्या उसकी साइड में ही लिखते हैं या फिर वो लाइन का पूरा स्पेस छोड़ देते हैं? ठीक है, चलिए एक सवाल और पूछिए, फिर मैं शुरू करता हूँ। सर गुड मॉर्निंग। सर चलिए बताइए, नाम बताइए। सर मैं वैष्णवी शर्मा, CRC लखनऊ से। हाँ। सर पोएट्री लिखना एक बारी मतलब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, वो बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। एक और कोई जना पूछ रहा था कुछ। सर जी सर, सर सर मैं बोलिए बोलिए। सर वो ये पूछना था कि सर जैसे हम लोग किसी चैप्टर का नेम लिखते हैं और उसमें के मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्शन का यूज करते हैं या नहीं करते हैं, और या फिर किसी प्लेस का नाम या फिर किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? ठीक है, नेक्स्ट एक और। सर हेलो मेरा नाम सोनम यादव है, TSM हाँ। मिश्रा से। हाँ। जैसे सर कॉन्ट्रैक्शन एंड फॉर है, एक साथ आया हुआ है, तो हम्म। उसमें स्पेस छोड़ते हैं या नहीं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले डैश। सब, हाँ बताइए, पूछिए। जय अयोध्या से। हाँ। सर हिंदी लिखने के लिए अगर सेकंड लाइन चेंज करनी है तो उसके लिए कोई डॉट लगता है? क्या क्या चेंज करने के लिए? सर हिंदी में जैसे हम ब्रेल लिख रहे हैं तो एक लाइन कंप्लीट हो गया तो दूसरी लाइन लिखने के लिए क्या कोई डॉट लगता है? नहीं कोई, ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए, जहां तक डैश का सवाल है, डैश और हाइफन में पहले फर्क आप लोग समझते हैं, मैं समझता हूँ कि हाइफन। सर मैं राम सिंह यादव लखनऊ से हूँ। एक्चुअली मेरी आवाज नहीं आ पा रही थी हाँ आपकी। बताइए, मेरी आवाज नहीं आ सर रही है? एक एसेंट, हाँ सर अब आवाज आ रही है क्लियर। हाँ। और मैं राम सिंह यादव बोला हूँ लखनऊ से। हाँ। सर एक एसेंट साइन होता है, ये क्या होता है सर? कौन सा साइन? एसेंट साइन। एसेंट सर। एक्सेंट साइन। हाँ एक्सेंट, ACCENT। हाँ, एक्सेंट साइन, ठीक है, हम बता रहे हैं। जी जी सर। देखिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, मेरी आवाज आप लोगों को ठीक से आ रही होगी, डैश से। तो पहला सवाल था डैश, ठीक है। डैश और हाइफन में फर्क आप लोग समझते हैं कि हाइफन जब दो शब्द एक जैसे हो, जैसे धीरे धीरे, है ना, जैसे सीधा साधा, ठीक है, तो जब इस तरह के दो शब्द एक जैसे लिखने होते हैं तब हम हाइफन लगाते हैं। और डैश लगाते हैं जब हम किसी पिछली बात को आगे एक्सप्लेन करना जा रहे हो, जैसे उसने कहा डैश,
उसका जो इन्वर्टेड कॉमा लिख करके जो कुछ उसने कहा उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं अक्सर। तो जब भी कभी डैश लगाना हो या हाइफन लगाना हो, तो डैश अगर लाइन के आखिर में जगह नहीं है तो आपको उस पूरे शब्द को अगली लाइन में ले जाना है। डैश के बाद में डैश को जो पिछला शब्द है उसी के साथ लगाना है। उसने कहा 3636, उसके बाद आप लाइन चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास लाइन में जगह नहीं है तो आप कहा को भी नीचे ले जाइए, कहा के बाद 3636 लगाइए बिना स्पेस छोड़े, और 3636 के बाद बिना स्पेस छोड़े ही अगली बात कहना शुरू करेंगे। ना हाइफन के पहले और बाद में कभी स्पेस छोड़ा जाता है और ना डैश के पहले और बाद में स्पेस छोड़ा जाता है। अगर आपके पास लाइन के आखिर में 3636 लगाने की जगह है तब तो वो वर्ड लिख लीजिए जो उसके पहले है, वरना उस पूरे शब्द को अगली लाइन में ले जाइए। क्लियर ये बात जिसने पूछा था डैश के बारे में? क्लियर हो गया? यस सर। सर मतलब कि अगर उसमें जगह भी है तो फिर सर हम उस वर्ड को उस ऊपर नहीं लिखेंगे, उसको पूरा नीचे ही ले आएंगे। जी बिल्कुल, उसका पूरा नीचे ही ले जाएंगे, उसका वहां पर नहीं लिखेंगे। डैश के पहले और डैश के बाद बिल्कुल स्पेस नहीं होगा। अगर लाइन में जगह है तो डैश लगा दीजिए 3636 और उसके बाद का वर्ड अगली लाइन में ले जाइए। लेकिन अगर जगह नहीं है तो पिछला डैश के पहले वाला शब्द भी आप हमेशा अगली लाइन में ले जाइए। ठीक है? ओके सर। सर 3636 डबल बार लगेगा, एक बार क्यों नहीं लगेगा? हाइफन और डैश में फर्क मैंने बताया ना। अगर हाइफन है, धीरे धीरे लिखना है तो हाइफन लगता है, तब 36 एक बार लगता है। जब डैश होता है, जैसे उसने कहा डैश क्या कहा उसके बाद लिखा जाता है, तब 3636 दो बार लगता है। आपको अगर अंदाजा हो, कंप्यूटर में एक अंडरस्कोर होता है, एक हाइफन होता है। जब शिफ्ट दबा के लगा तो अंडरस्कोर होता है। जब बिना किसी व्यक्ति ने दो चीजों से ज्वाइन कर रखा हो, बंद कर लीजिए। जब हाइफन लगाना होता है तो बिना शिफ्ट दबाए लगाते हैं। जब डैश लगाना होता है तो शिफ्ट दबा के लगाते हैं, जिसे अंडरस्कोर कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में। अगर कंप्यूटर का कीबोर्ड आपके पास है या आपके फोन में भी होता है, जब आप सिंबल्स एक्टिवेट करते हैं तो एक हाइफन आता है, एक अंडरस्कोर आता है। तो अंडरस्कोर 3636 कहलाता है दो बार, और हाइफन एक बार कहलाता है 36। क्लियर? यस सर। ये अपना एक वो चालू रखिए, आपने दो इंस्ट्रूमेंट चालू कर रखे हैं, ठीक है? डिवाइस में से एक को करिए, एक को बंद कर दीजिए। दूसरा आते हैं पोएट्री साइन। पोएट्री साइन क्या होता है मालूम है? पोएट्री साइन जिसने पूछा था बताइए। यस सर, मैंने पूछा था। पोएट्री साइन उसके लिए लगाते हैं जब हम लोग पोएट्री लिखना होता है तब। नहीं, क्या होता है पोएट्री साइन? सर उसके उसके पहले डॉट्स क्या है उसके? 3 4 5। वेरी गुड। पोएट्री साइन का इस्तेमाल हम दो जगह करते हैं। जैसे प्रोज लिख रहे हैं, प्रोज समझती हैं? पद्य नहीं, गद्य। ठीक है? कोई निबंध लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, और उस कहानी या निबंध के बीच में कोई दो लाइनें पोएट्री की आ जाती हैं, तो पढ़ने वाले को ये अंदाजा देने के लिए कि भाई आगे कविता की लाइनें हैं, हम अगली लाइन में पोएट्री साइन लगाते हैं, और दो बार लगाते हैं, एक बार नहीं, 3 4 5 3 4 5, और तब हम पोएट्री लिखते हैं। और एक चीज और समझ लीजिए, जैसे कविता की लाइन है, दो लाइनें हैं, एक लाइन के बाद काफी कागज में लाइन में जगह बच जाती है, या हम कागज बचाना चाहते हैं, पेपर बचाना चाहते हैं, तो हमको क्या करना है कि लाइन खत्म होने के बाद में एक स्पेस देना है, फिर 3 4 5 लिखना है, फिर स्पेस देना है, फिर उसी कविता की अगली लाइन ब्रेल की उसी लाइन से शुरू कर देंगे। तो पढ़ने वाले को यह पता चल जाएगा कि इस पोएट्री साइन के पहले एक बार लगाएंगे 3 4 5, तब उसको पढ़ने वाले को ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर कविता की पहली लाइन खत्म हो गई है, हमको इसी तरह से पढ़ना है कि इसके बाद में दूसरी लाइन शुरू हो रही है। और जब हमारी दो लाइनें, तीन लाइन, चार लाइन, जितने भी हम पद्य का उदाहरण करना चाहते हैं, जब वो समाप्त हो जाएगा, हम फिर से पोएट्री साइन लगाएंगे और अगले पैराग्राफ से फिर अपना गद्य लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर है? बताइए, क्लियर है? नहीं है तो कुछ क्या बताइए, रिपीट करिए थोड़ा सा। सर पोएट्री साइन में जब हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे कविता को, तो उसके जस्ट पहले ही लगाएंगे। कब लिखना शुरू करेंगे? जब खाली कविता लिख रहे हैं तब नहीं, तब कभी यूज नहीं करेंगे।
शुरू में जब गद्य के बीच में पद्य आता है, यस सर। उदाहरण के लिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं रामायण का कोई प्रसंग लिख करके, कविता में नहीं, पद्य गद्य में, रामचंद्र जी ने कहा कि वे अब रावण की हत्या किए बिना वापस नहीं आएंगे। इसके बाद अगर हम कोई चौपाई उद्धृत करना चाहते हैं तो अगली लाइन में 2 बार पोएट्री साइन 345 लगा करके तब वो चौपाई लिखेंगे। अगर चौपाई को हम 4 लाइनों में अलग अलग लाइनों में लिख रहे हैं तब तो ठीक है। यदि चौपाई की लाइन जब खत्म हो जाती है पहली, उसी लाइन से हम दूसरी लाइन चौपाई की शुरू करना चाहते हैं, तो फिर एक बार और स्पेस छोड़ करके 345 लगाएंगे, फिर स्पेस छोड़ेंगे, फिर अगली चौपाई की अगली लाइन ब्रेल के कागज की उसी लाइन से शुरू कर देंगे, अगर हमें कागज बचाना है। और जब हमारी पोएट्री की 4 लाइनें पूरी हो जाएंगी तब फिर पोएट्री साइन लगा करके अगली लाइन से फिर से हम गद्य लिखना शुरू करेंगे। रामचंद्र जी ने रावण की हत्या करने का निर्णय करने के बाद में वानर सेना से संपर्क किया। ठीक है, क्लियर हुआ? लेकिन जब हम खाली पोएट्री लिख रहे हैं तब पोएट्री साइन का उपयोग शुरू में नहीं करेंगे। फिर उसकी वही बात आती है कि अगर हम एक ही लाइन में दूसरी लाइन भी शुरू करना चाहते हैं तब एक लाइन समाप्त होने के बाद में 345 पोएट्री साइन लगाएंगे, ताकि पता चल जाए पढ़ने वाले को कि वास्तव में यहाँ पर पोएट्री की एक लाइन शुरू खत्म हो चुकी है, दूसरी लाइन शुरू होने जा रही है, लेकिन हम उसी लाइन में ब्रेल की लिखने जा रहे हैं। क्लियर? बताइए। सर। हाँ यस सर। सर जब सर प्रोज में आता है पोएट्री लाइन कोई, तो पहले 345 लगाते हैं और उसके बाद जो लाइन कंप्लीट हो गई है, जैसे आपने बताया कोई चौपाई है, तो उसके लास्ट में भी एक बार 345 लगाएंगे। हाँ, तब तो पता चलेगा पढ़ने वाले को कि यहाँ पर खत्म हो गया, आगे से फिर से गद्य शुरू होने जा रहा है। और पोएट्री में नहीं लगाएंगे कुछ भी, लास्ट में ही एक बार खाली लगाएंगे लाइन समाप्त होने पर। ठीक है, खाली पोएट्री लिख रहे हैं तब नहीं लगाएंगे। क्लियर है? स्टार्टिंग में नहीं लगाएंगे, एंड में केवल लगाएंगे। नहीं, अगर खाली पोएट्री लिख रहे हैं तब बिल्कुल नहीं लगाएंगे, तब पोएट्री साइन का कोई काम नहीं है, ना स्टार्टिंग में ना एंड में। ओके सर। बस एक ही स्थिति में लगाएंगे, अगर खाली पोएट्री भी लिख रहे हैं तो एक चौपाई की लाइन की हो, अगर हम दूसरी चौपाई की लाइन उसी लाइन से शुरू कर रहे हैं तब लगाएंगे बीच में एक बार। जी सर। लेकिन अगर हर लाइन को अलग अलग लाइन से लिख रहे हैं तो नहीं लगाएंगे। क्लियर? यस सर। इस संबंध में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, अब कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एक किसी ने पूछा था लेसन कैसे लिखेंगे। ठीक है, यस सर। फॉर्मेटिंग समझते हैं? फॉर्मेटिंग क्या होता है? आपने देखा होगा जब कभी जो छपी हुई किताबें होती हैं, प्रिंटेड बुक्स होती हैं, उनमें लेसन, उसके बाद में उसका टाइटल, फिर कुछ जगह छोड़ी जाती है, फिर अपना पाठ शुरू होता है। ठीक है, तो आपने लिखना है जैसे पाठ 1 या लेसन 1, है ना? इसके 2 तरीके हैं। आप लेसन LESSON एक स्पेस नंबर साइन 1, उसके बाद आप कोलन लगा करके 25 स्पेस दे करके उसी लाइन में पाठ का नाम लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है, आपने लिखा लेसन LESSON स्पेस दिया, नंबर साइन 1 फुल स्टॉप, इसको सेंटर में किया, फिर अगली लाइन में पाठ का नाम लिखेंगे। ठीक है, और तीसरा तरीका यह है, बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं, LESSON फिर डैश लगाते हैं 3636 2 बार, और फिर नंबर साइन, और फिर नंबर 1 या 2 या जितना भी लेसन है, और उसके बाद में प्रायः कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता है। पर अगर आप फुल स्टॉप लगा भी देंगे तो ये गलत नहीं कहलाएगा। ये स्टाइल है फॉर्मेटिंग का, आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। अगर डैश लगा रहे हैं तो ना डैश के पहले ना डैश के बाद स्पेस होगा। अगर आप
स्पेस दे रहे हैं तो नंबर साइन, उसके बाद नंबर 1 या 2 जो भी है उसका फुल स्टॉप लगा सकते हैं। अगर फुल स्टॉप लगाते हैं तो फिर पाठ का नाम अगली लाइन में सेंटर में लिखिए। अगर आप कोलन लगाते हैं तो आप स्पेस देकर के, कोलन के पहले स्पेस नहीं होगा कभी भी, प्रिंट में स्पेस होता है लेकिन ब्रेल में कोलन के पहले कभी स्पेस नहीं होगा, ध्यान रहे। अक्सर लोग गलती करते हैं कि ब्रेल में जितने पंक्चुएशन होते हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, कोलन, इनके पहले एक स्पेस छोड़ देते हैं। आप ब्रेल में कभी भी कॉमा, फुल स्टॉप, कोलन, डैश, हाइफन, इनके पहले स्पेस मत छोड़िए। कॉमा, फुल स्टॉप, कोलन, इसके बाद स्पेस छोड़िए। डैश के बाद स्पेस नहीं होगा, हाइफन के बाद ना पहले स्पेस होगा, ना पहले होगा ना बाद में होगा, ना डैश के पहले होगा ना बाद में होगा। क्वेश्चन मार्क के पहले स्पेस नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क के बाद स्पेस होगा। एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसे आश्चर्य चिन्ह कहते हैं, 2 3 5, पहले स्पेस नहीं होगा, बाद में स्पेस होगा। जब भी ब्रैकेट लगाएंगे तो अगर ब्रैकेट शुरू है तो ब्रैकेट शुरू के पहले तो स्पेस होगा, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर बिना स्पेस के लिखेंगे, फिर ब्रैकेट जब क्लोज होगा तो बिना स्पेस के क्लोज करेंगे, उसके बाद आप स्पेस छोड़ेंगे। यानी ब्रैकेट शुरू के पहले स्पेस छोड़ेंगे, ब्रैकेट क्लोज के बाद छोड़ेंगे। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चेक करने वाला इन चीजों पर नंबर जरूर काटता है। अगर 10 बार आपने सही लिखा, एक गलती किया तो हो सकता है छोड़ दे, लेकिन अगर आप बार बार एक ही गलती को रिपीट करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपको जानकारी नहीं है, आपका नंबर काट लेना चाहिए। क्लियर? एक जिन्होंने पूछा था, मैं अभी सुनता हूँ, एक जन ने पूछा था ब्रैकेट जैसे मैथ्स में होता है, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, इनके क्या नंबर इंग्लिश में भी वैसे होते हैं जैसे मैथ्स में होता है? देखिए, प्रायः आपने देखा होगा कि इंग्लिश अगर आप लिख रहे हैं या हिंदी लिख रहे हैं तो उसमें छोटे बड़े ब्रैकेट का कोई काम होता नहीं है। पर अगर जरूरत भी हो, कभी ऐसा स्थिति आ ही जाए, तो छोटे ब्रैकेट और बड़े ब्रैकेट के लिए और स्क्वायर ब्रैकेट के लिए ब्रेल में जो चिन्ह इस्तेमाल होते हैं, एक होता है पहले, शुरू के पहले .6, फिर ब्रैकेट 2 3 5 6, फिर जब ब्रैकेट क्लोज करना होता है ब्रैकेट क्लोज 2 3 5 6 और .3 लगा जाता है। एक और इस्तेमाल होता है 5 6, फिर ब्रैकेट शुरू 2 3 5 6, फिर पूरा मैटर लिखा, फिर ब्रैकेट क्लोज 2 3 5 6 और उसके बाद 2 3। इन चिन्हों का प्रयोग होता रहा है। लेकिन अगर इंग्लिश के बीच में कोई मैथ्स का सम आ जाता है जिसको आपको लिखना है, तब फिर आपको ऑब्वियसली मैथ्स वाले ही सिंबलों का इस्तेमाल करना होगा, मैथ्स वाले चिन्हों का इस्तेमाल करना होगा, तब आप इन चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर इंग्लिश या हिंदी के टेक्स्ट में कोई बीच में मैथ्स का प्रकरण आ जाता है जिसको आपको एक्सप्लेन करना है, तब फिर आपको मैथ्स के ही ब्रैकेट के चिन्हों का प्रयोग करना होगा। हाँ बताइए, कोई पूछ रहा था कुछ? बोलिए। कि सर जैसे टॉम्स वेयर है तो सर ये हमने इस तरीके से टॉम्स वेयर है तो इसमें सर ये चैप्टर का नेम है तो सर इसमें कॉन्ट्रैक्शन का यूज करेंगे या नहीं करेंगे? अभी आ रहे हैं, उस सवाल पर आ रहे हैं, अभी वो सवाल पेंडिंग है। जो जितना बता चुके हैं इसमें कोई कंफ्यूजन है? चैप्टर का नाम, लेसन जो बताया वो चीज क्लियर है? ब्रैकेट वाला सवाल क्लियर है? यस सर। यस सर। फिर से बता दीजिए। ठीक है। ब्रैकेट जब आपको टेक्स्ट में इस्तेमाल करना है, रनिंग टेक्स्ट में, गद्य में, चाहे वो इंग्लिश हो हिंदी हो, अगर उसमें मैथ्स नहीं है बीच में, ठीक है, गणित का कोई सवाल नहीं है जिसको आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप लोग बंद करिए। तो हम लोग ब्रैकेट, नॉर्मल ब्रैकेट तो होता ही है, वो तो इस्तेमाल करते हैं 2 3 5 6 2 3 5 6। लेकिन अगर ब्रैकेट के भी अंदर ब्रैकेट आ जाए या आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना हो तो .56 ब्रैकेट शुरू, फिर उसके अंदर का पूरा मैटर, फिर ब्रैकेट क्लोज और .3 का इस्तेमाल होता है। और करली ब्रैकेट्स के लिए .6, फिर 2 3 5 6 शुरू के लिए, फिर क्लोज करने के लिए 2 3 5 6 और .3। जैसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मालूम है आप लोगों को? सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमा कैसे होता है? यस सर। बताइए सर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का होता है 6 2 3 6 और डबल इन्वर्टेड कॉमा और ओपनिंग होती है 6 2 3 6, क्लोजिंग होती है 3 5 6 6
और 3 डबल इन्वर्टेड कॉमा की नहीं, क्लोजिंग में 3 5 6 और 3 होती है। 3 होती है ओपनिंग, सर, हाँ 6 मुझे ओपनिंग में पता है 6 होती है, क्लोजिंग में 3 होती है, सर। ध्यान तो रहे। इस तरह तो हम लोग को ये भी बताया गया है स्क्वायर ब्रैकेट में ओपनिंग 6 2 3 5 6 क्लोजिंग 2 3 5 और फिर 6, वहां पे भी 6 आपने नहीं, 3 फिर बोला 3 है कि होएगा। जब क्लोजिंग में होगा तब 3 होगा, 6 नहीं होगा तब, ध्यान रहे। चाहे सिंगल सर हम इन्वर्टेड लोग कॉमा हो चाहे स्क्वायर ब्रैकेट हो, जब क्लोजिंग होगा तो 3 होगा, 6 नहीं होगा, जोड़ के लिखना है। अब भी सुन लीजिए फिर। हाँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा की ओपनिंग 2 3 6 और क्लोजिंग 3 5 6। शाबाश। सर एक और बार सिंगल की, से बता सिंगल की, दीजिए, डॉट सिंगल बता की दीजिए कर्ली ब्रैकेट के। सर सिंगल की 5 6, हाँ 2 3 बोलिए। 6। हाँ सर सिंगल ओपनिंग 6 2 3 6 और क्लोजिंग 3 5 6 3। 3 5 6 3, ठीक है। ये इसी सर तरह से आपने ब्रैकेट की, जस्ट हाँ 6 नहीं होगा, बता बाद दिया। में क्लोजिंग में 3 होगा, ध्यान रहे। इसी तरह से ब्रैकेट में ओके ओपनिंग में 6 क्लोजिंग में 3, और जो दूसरे सर, ब्रैकेट होते उस हैं, हाँ कर्ली ब्रैकेट का ओपनिंग और क्लोजिंग 5 6 और 2 3, 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, मालूम है? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर क्लोज सर अगर मानिए हम लोग अंग्रेजी में लिख रहे हैं कुछ ब्रेल में और बीच में हिंदी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? अभी आ रहे हैं, उस पर भी आते हैं, एक चीज क्लियर हो जाए पहले ब्रैकेट वाला, फिर उस पर आते हैं। ओके सर। हाँ फिर से देखिए, ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं, सिंपल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, होते हैं। यस सर। क्लियर है? सर ये मैथ में बता रहे हैं या इंग्लिश में? इंग्लिश में जी, मैथ्स में नहीं, इंग्लिश की बात हो रही है, मैथ्स की बात नहीं हो रही है। प्रायः इतने ब्रैकेट्स की जरूरत इंग्लिश वगैरह में नहीं पड़ती है, पर अगर पढ़ ही जाए तो आप सिंपल ब्रैकेट के पहले अगर कर्ली ब्रैकेट है तो 5 6 शुरू में और 2 3 क्लोजिंग में, स्क्वायर ब्रैकेट है 6 पहले और 3 बाद में। क्लियर है? यस सर। चलें आगे, अगला बताऊं। यस सर। और अगर बीच में कुछ लिखते मैथ्स का आ जाता है, तब आपको, अगर बीच में कुछ आ जाता है मैथ्स का, तो आपको फिर मैथ्स वाले ही सिंबल इस्तेमाल करना है, जो भी है। और हिंदी आ जाए तब? अभी आ रहे हैं उस पे बेटा, पेशेंस रखो। अगर बीच में मैथ्स आ जाता है, मैथ में, हाँ मैथ आ जाए, आप बोल रहे हैं सिंबल तो यूज करने हैं लेकिन नंबर तो यूज नहीं करने ना, मैथ वाले मैथ में यूज करने हैं और जब मैथ्स आ गया बीच में तो फिर मैथ्स वाला ही करना है। नंबर। अगर बीच में मैथ्स आ जाता है तो फिर मैथ्स वाला ही करना है। एक एग्जांपल बता दीजिए आप इसका, कैसे? जैसे आपने मानो कोई आप लिख रहे हो, बच्चों को बताने के लिए लेसन प्लान बना रहे हो, ठीक है। लेसन प्लान में आपने बताया कि पहले हमने बच्चों लिखना शुरू किया लेसन प्लान 1 फॉर मैथ्स। लेसन कक्षा में 15 बच्चे थे, 15 बच्चों को निम्नलिखित प्रश्न हल करने के लिए, निम्नलिखित जोड़ घटाव का प्रश्न हल करने के लिए दिया गया, ठीक है। इसके बाद में जब आप प्रश्न लिखोगे, मैथ का सवाल लिखोगे, जो भी है, गुणा का है, भाग का है, बटे का है, जो भी है, वो फिर आप मैथ्स की भाषा में लिखोगे, ठीक है। फिर जब प्रश्न खत्म हो गया, फिर आप लिखें प्रश्न देने के पश्चात बच्चों को 5 मिनट का समय दिया गया जिससे कि वे प्रश्न को हल कर सकें। 10 बच्चों ने प्रश्न को हल किया, जिसमें से मात्र एक बच्चे का ही उत्तर सही था। बच्चे का सही उत्तर था स्पेस, अगली लाइन में फिर आपने मैथ्स का इस्तेमाल किया, फिर आपने लिखा शेष सभी बच्चों को, शेष सभी छात्रों को बताया गया कि उन्होंने अपने प्रश्न को हल करते हुए किस प्रकार की त्रुटि की है। क्लियर? उदाहरण ठीक है? सर यानी कि जैसे सर अभी एक चीज बताइए। जैसे कि हम लोग की इंग्लिश ब्रेल में होता है, इसमें नंबर आता है, तो हम लोग जो है इंग्लिश ब्रेल के लिए
हाँ 1 to 3 के लिए अलग डॉट लगाते हैं और अगर इंग्लिश मीडियम की बुक है और उसमें जैसे कि मैथ की बुक है तो वहां पे मैथ इंग्लिश में इंग्लिश का करेंगे और जो क्वेश्चन होगा वहां पे मैथ के नंबर का यूज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब इंग्लिश का चल रहा है तो इंग्लिश का करोगे, जब मैथ्स का आएगा तो मैथ्स का करोगे। ठीक है, अब आपको भाषा चेंज करनी है, इंग्लिश के बीच में हिंदी या हिंदी के बीच में इंग्लिश लिखना है ना? यही पूछ रहे थे आप? जी जी। इसके लिए कोई सच बहुत नियम नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जो लोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, इंग्लिश लिखते लिखते बीच में एक स्पेस देते हैं, फिर 3-6 देते हैं, फिर एक स्पेस देते हैं, फिर हिंदी शुरू कर देते हैं। फिर जब हिंदी खत्म हुआ तो एक स्पेस दिया, फिर 3-6 लिखा, फिर एक स्पेस दिया, फिर इंग्लिश शुरू कर दिया। और आप जब भी इंग्लिश शुरू करेंगे आपको पता है कि कैपिटल लेटर के लिए आप .6 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर, जब हम लोग इंग्लिश लिखते हैं तब तो स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर के लिए .6 लगाते हैं, लेकिन क्या जब हिंदी लिखना स्टार्ट करते हैं तो क्या सर वहां पे भी .6 का यूज करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदी में छोटे बड़े अक्षर तो नहीं होते ना। यस सर। आप लोगों के सवाल मुझको लगता है क्लियर हो गया। अब मैं अपनी बात कहना शुरू करूं कॉन्ट्रैक्शंस इंग्लिश के बारे में। सर एक बार कोई और सवाल? सर एक बार कर दीजिए। कौन सी? सर इंग्लिश में लिख रहे हैं कोई चीज और उसमें सन इसमें जैसा हमको, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? मैथ प्रेल का यूज करेगा या ऐसे नंबर डॉट का? आपकी आवाज क्लियर नहीं है, एक बार आप फिर से थोड़ा सा क्लियर करके बोलिए। सर इंग्लिश में लिख रहे हैं कोई चीज, हाँ, और उसमें हमको 1951 साथ में लिखना है। अगर मैथ का सवाल नहीं है, सिंपल 1951 सुन लीजिए। अगर सिंपल 1951 लिखना है, जैसे इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम इन 1947, है ना? अगर ये लिखना है भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो आप 1947 सिंपल लिखेंगे, मैथ्स वाला नहीं लिखेंगे। क्लियर? नंबर डॉट तो लगेगा ना सर? है कौन सा डॉट? नंबर वाला डॉट। ऑब्वियसली, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये नंबर है? वरना तो कोई पढ़ेगा AIDG, समझने टाइम लग जाएगा। नंबर वाला डॉट तो नंबर जब लिखना है तो नंबर साइन तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? और कोई सवाल? आगे मैं बात करूं? हाँ सर डॉट 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 के लिए कैसे लिखेंगे? फिर से बोलिए। हेलो हाँ सर, जैसे कि जब फिल करना होता है तो उसमें डॉट 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 लगा होता है, तो उसके लिए कैसे लिखेंगे? ठीक है, जब फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना? ये पूछ रहे ना, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति। यस सर, उसमें डॉट 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 जो प्रयोग होता है उसको कैसे यूज करेंगे? रामचंद्र जी ने डैश के प्रति अपना दयालु डैश प्रयोग किया। ठीक है, जहां भी डैश लगाना हो रिक्ति पूर्ति के लिए, तो जिस शब्द के बाद डैश आना है उसके बाद एक स्पेस देंगे, 3 बार .3 लगाएंगे, फिर स्पेस देंगे और फिर अगला शब्द लिखेंगे। क्लियर है? ये पहली स्थिति है। अगर वाक्य के बीच में आ रहा है डैश, वाक्य के बीच में रिक्त स्थान है, तो शब्द जिसके बाद में डैश आना है उसके बाद एक स्पेस देंगे, 3 बार .3 लगाएंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर अगला शब्द लिखेंगे, अगर ये वाक्य के बीच में है। लेकिन अगर वाक्य के अंत में है और आपको फुल स्टॉप लगाना है, तो आप डॉट मतलब जिस शब्द के बाद में डैश रिक्त स्थान है उसके बाद में पहले स्पेस देंगे, फिर .3 बार लगाएंगे, फिर फुल स्टॉप बिना स्पेस के लगाएंगे। यदि आपको फुल स्टॉप या प्रश्न चिन्ह या एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है तो आप बिना स्पेस के लगा देंगे, लेकिन उन .3 के पहले स्पेस जरूर देंगे।
ठीक है। सर एक बार फिर से बता दीजिए। सर अगर लास्ट में अगर वाक्य के बीच में है, ठीक है, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो डैश ने प्रधानमंत्री का पद संभाला, है ना। भारत जब स्वतंत्र हुआ स्पेस 3 बार .3 स्पेस ने प्रधानमंत्री का पद संभाला पूर्ण विराम। लिख लीजिए एक बार। भारत जब स्वतंत्र हुआ स्पेस 3 बार 3 स्पेस ने प्रधानमंत्री का पद संभाला पूर्ण विराम। तो हमने देखा कि हुआ और ने के बीच में डैश है, तो हुआ के बाद स्पेस देंगे, फिर .333 फिर स्पेस देंगे, फिर ने। ये बात क्लियर है? यस सर। लेकिन अगर ये डैश बाद में आता, अंत में आता, ठीक है, भारत जब स्वतंत्र हुआ तब किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला, ... फुल स्टॉप, संभाला स्पेस ... फुल स्टॉप, बिना स्पेस के। क्लियर है? जब रिक्त स्थान वाक्य के मध्य में हो तो रिक्त स्थान यानी 3 के दोनों तरफ स्पेस देंगे। जब रिक्त स्थान वाक्य के अंत में हो तो रिक्त स्थान यानी 3 के पहले तो स्पेस देंगे, 3 के बाद फुल स्टॉप बिना स्पेस के लगाएंगे। नियम वही है कि पूर्ण विराम, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमा आदि के पहले जब अंत में हो, मतलब वाक्य के, तो स्पेस नहीं दिया जाता है। पंक्चुएशन मार्क्स के पहले स्पेस दिया जाता है कि नहीं? नहीं। नहीं। ठीक है, क्लियर? सर हाँ। सर यस सर। सर कभी कभी होता है इंग्लिश की जब स्टोरी लिखी थी तो कहीं कहीं पे होता है कि कोई भी वो वर्ड होता है जो पूरा हो जाता है उसके बाद सर डॉट करके वो लिखा होता है, ऐसे ही वहां पे फुल स्टॉप भी नहीं होता, तो वहां पे क्या करेंगे सर? वहां पे किस चीज का यूज करेंगे? फिर से पूछिए। सर अगर इंग्लिश में कोई मान लीजिए स्टोरी लिखते हैं तो कई जगह पे होता है कि कोई वर्ड लिखा है उसके बाद लास्ट हो जाता है लेकिन फुल स्टॉप ना लग के डॉट करके अधूरा टाइप में होता, वहां पे फुल स्टॉप भी नहीं होता, वहां पे क्या करेंगे कि वो पूरा हो गया सेंटेंस? जैसे कोई बताइए, उदाहरण दीजिए। सर मुझे लगता है ये पूछ रहे हैं इलिप्सिस के बारे में, जो 3 डॉट्स होती है। तो वही तो मैं सब तब से बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ? एलिप्सिस के बारे में तो बता रहा हूँ। हाँ। सर आपने ये बताया कि मतलब लास्ट में आने के बाद डैश डैश करके फुल स्टॉप लिखा होता है, तो वहां पे तो लिखते हैं, ये चीज आपने जो बताई वहां पे तो ये यूज करते हैं, लेकिन कई जगह पे ओनली डॉट उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा होता, फुल स्टॉप भी नहीं होता है, ना आगे कोई वर्ड होता है, वो अधूरा सेंटेंस होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे सर? जैसे कोई उदाहरण दीजिए मुझे। सर मान लीजिए लिखा है इंडिया इज, आगे डॉट लिखा है, आगे फुल स्टॉप भी नहीं लगा तो है। गलत है, गलत। ऑब्वियसली इंडिया इसके अंदर अगर कुछ है नहीं, या तो वाक्य पूरा होगा या अधूरा होगा, तो कॉमा होगा, कुछ तो होगा। नो सर, वो जैसे कुछ जगहों पे ब्लैंक टाइप में होता है उस तरह। इंडिया इसके जैसे किस में होता है सर? जैसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में होता है सर, कुछ वर्ड आगे लिख के लास्ट में डॉट करके छोड़ देते हैं। नहीं, गुड मॉर्निंग सर, मैं प्राची बोल रही हूँ। हाँ जी बताइए। सर वो सेंटेंस जब होता है तो अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो सर टीचर्स आके उसका करेक्शन प्रॉपर कराते हैं, ऐसा नहीं होता है कि हाँ कोई डॉट हो और काफी डिस्टेंस पे कहीं ना कहीं फुल स्टॉप होता है, ऐसा नहीं होता है सर कि वही मैंने कहा अधूरा है तो इनकम्प्लीट है, गलत है। हाँ अब सर ऐसा होता है, फुल स्टॉप तो होगा ही सर, फुल स्टॉप तो लास्ट में होता ही है। तो सर अगर इनकेस ऐसा होता है कभी तो मतलब इलिप्सिस का साइन होगा सर। एलिप्सिस के साइन फुल स्टॉप तो होगा ही ना।
अगर Yes, sir. नहीं है तो भी अंडरस्टूड है कि यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया है। तो सेंटेंस तो सर इनकम्प्लीट उस जगह पे होगा ना जहाँ पे नहीं है उस जगह पे तो। बिल्कुल ऑब्वियसली इनकम्प्लीट हो गया वो सेंटेंस। अगर वो कंप्लीट तो है तो उसी stop डॉट होगा में इंक्लूड रहता है सर, वहीं पे फुल स्टॉप लास्ट में। टीचर्स वगैरह और एग्जाम के टाइम में अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको टीचर्स वगैरह उसको करेक्ट कराते हैं, ऐसा नहीं होता है करेक्ट सर करा कि छोड़ दिया करेक्ट। जाए। और मैं एक चीज और बताता हूँ आपको क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रिंट में जो है ना फुल स्टॉप और डॉट एक जैसा होता है। इलिप्सिस के लिए डॉट इस्तेमाल होता है, फुल स्टॉप के लिए भी। तो कई बार लोग क्या करते हैं, उन डॉट्स को, 3 डॉट्स को फुल स्टॉप मान करके छोड़ देते हैं, यही फुल स्टॉप हो गया, खत्म हो गया सेंटेंस। जबकि ब्रेल में ये सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये कंफ्यूजन क्लियर? क्योंकि फुल स्टॉप और डॉट्स का एक ही तरह से इस्तेमाल होता है प्रिंट में, तो लोग उन 3 डॉट्स पे फुल स्टॉप मान करके सोचते हैं खत्म। तो वहां पे भी सर इलिप्सिस का वो लगाएंगे ना सर साइन? बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे आपको फुल स्टॉप अगर है ब्रेल में तो लगाना ही लगाना है, अगर सेंटेंस कंप्लीट है तो। और नहीं कंप्लीट है तो आप आगे कंटिन्यू करना है। थैंक यू। इंडिया इज डॉट 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 ए कंट्री विद डेमोक्रेसी। ठीक है, चलिए कॉन्ट्रैक्शंस की थोड़ी बात कर लें, अगर क्लियर हो गया हो तो। यस सर। एक चीज आप लोगों ने पूछी थी कि नाम में, मतलब प्रॉपर नाउन में, चाहे नाम हो, शहर का नाम हो, लेसन का नाम हो, उसको हम कॉन्ट्रैक्शन में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, है ना? ये पूछा था किसी ने? यस सर। देखिए क्या होता है कि चाहे नाम हो, शहर का, व्यक्ति का, स्थान का, किसी वस्तु का, अगर उसमें कॉन्ट्रैक्शन है तो है। ठीक है, अगर है तो है, आपको लगाना ही लगाना है। अगर नहीं है तो नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर हेडिंग है या नाम है तो हम कैपिटल नहीं लगाएंगे। क्लियर? सर अगर चैप्टर का नाम जैसे लिख रहे हैं तो उसमें भी लगाना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपको लगाना ही लगाना है, चाहे चैप्टर का नाम हो, चाहे किताब का नाम हो, चाहे का नाम हो, चाहे लाइब्रेरी का नाम हो। अगर कॉन्ट्रैक्शन उसमें आ रहा है, जैसे द लाइफ स्टाइल, तो द का कॉन्ट्रैक्शन भी लगाएंगे। लाइफ में कुछ नहीं होता, स्टाइल में एसटी का कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे। इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं एक दिन आप लोगों की क्लास सुन रहा था तो कोई पूछ रहा था ये चीज, और बताया भी गया था कि शीतल अगर नाम है तो एसएच का कॉन्ट्रैक्शन लगेगा ही लगेगा शीतल में। बताया था ना मैडम ने? यस सर। तो फिर आप लोग क्यों ये कंफ्यूजन है? क्लियर? लेकिन अगर एब्रीविएशन है जैसे WHO, तो उसमें WH का कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगाएंगे, समझ लीजिए। WHO जानते हैं, मतलब एब्रीविएशन का एब्रीविएशन तो नहीं करेंगे ना, सिंपल लॉजिक। यस सर। WHO के लिखने के लिए अगर कोई शब्द ऑल कैपिटल्स में तो कैसे लिखते हैं सर? उसको ओपनिंग में लिखेंगे? कैसे लिखेंगे बताइए? ओपन ब्रेल में? ओपन ब्रेल में, एब्रीविएशन हमेशा ओपन ब्रेल में। और अगर ऑल कैपिटल है कोई अक्षर, शब्द, तो कैसे लिखते हैं मालूम है? डॉट 6 और उसके आगे दो बार यस सर। ठीक है, और WHO लिखना है तो .6 दो बार, और W पूरा, H पूरा, O पूरा। WH का कॉन्ट्रैक्शन वहां नहीं लगेगा, एब्रीविएशन की एब्रीविएशन नहीं होगी। क्लियर? कोई ठीक है, क्योंकि आप उसको हु नहीं पढ़ रहे हो। अगर लिख दोगे आप, WH का कॉन्ट्रैक्शन लगा दोगे और O लगा दोगे, तो पढ़ते पढ़ते क्या आएगा? रनिंग में जब तक आप मीनिंग क्लियर नहीं होगा, आपको लगेगा अरे ये तो हु लिखा है, जबकि हमको पढ़ रहे हैं इसको WHO, है ना? WHO जानते हैं सब लोग? यस सर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। शाबाश। तो अगर WHO है तो उसको हम पूरा लिखेंगे, लेकिन .6 के साथ में, क्योंकि वो ऑल कैप्स में लिखा है। एब्रीविएशंस आप जानते हैं सारी ऑल कैप्स में लिखी जाती हैं, है ना? यस सर। ठीक, इसमें ये चीज आपकी क्लियर हो गई कि लेसन का नाम, टाइटल, ये सब कॉन्ट्रैक्शन में लिखे जाएंगे कि ओपन में लिखे जाएंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। यस सर। सर एक चीज और बता दीजिए। हाँ सर जो खली ब्रैकेट
नहीं, आपने 5-6 बताया था ना सर ओपनिंग के लिए। बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। कर्ली ब्रैकेट के लिए आपने 5-6 बताया था ना सर हाँ ओपनिंग के लिए। क्लोजिंग में 2-3 लगाने के लिए बोला था। हाँ हाँ जी सर, बिल्कुल। वही हम नोट करते तो सर कंफ्यूज हो गए थे। थैंक नहीं यू नहीं, टू सर। थ्री, टू थ्री जुड़ा हुआ लिखना है, कुल लाइन जुड़ा हुआ शुरू करना है, जुड़ा हुआ बंद करना है। अगर आप 5-6 लिख दोगे थोड़ा जी स्पेस सर। हो जाएगा ना बीच में, यस है ना। सर। जैसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जुड़ा हुआ 6 2 3 6। 6 2 3 6 और 3 5 6 3 क्लोजिंग के लिए। एक काम करिएगा सब लोग, आप लोग ब्रेल को देखने के लिए, समझने के लिए, जो एक सॉफ्टवेयर आता है डक्सबरी करके, वैसे तो पेड है अगर प्रिंट करना हो, लेकिन समझने के लिए, देखने के लिए डक्सबरी डाउनलोड कर लीजिए अपने कंप्यूटर में, जिनके पास कंप्यूटर है। उसमें ऊपर ब्रेल आती रहती है, नीचे ब्रेल आती रहती है, ऊपर अक्षर आते रहते हैं। तो कोई भी अक्षर शब्द लिखेंगे तो आपको उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्मेट दिख जाएगा। नागेश जी बता दीजिएगा सबको डक्सबरी, ठीक है। तो उसको आप करके अगर आप कंप्यूटर पे लिख, और भी सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं कंप्यूटर के, आप देख सकते हैं, पीसी ब्रेल करके भी आता है। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, समझने के लिए डेमो वर्जन डाउनलोड करिए, और उसमें सीखने के काम आ जाएगा कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी शब्द लिखेंगे उसका कॉन्ट्रैक्शन में ब्रेल में कैसे लिखा गया होगा वो नीचे आ जाएगा। एनीवेज, कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, थोड़ा इसको ध्यान से समझ लीजिए, लिख लीजिए। कॉन्ट्रैक्शन आप लोगों को सबको अच्छी तरह से बताया गया है, मैडम ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि कॉन्ट्रैक्शन प्रायः 3 तरह के होते हैं: स्टैंड अलोन, पार्ट वर्ड, या स्टैंड अलोन एंड पार्ट वर्ड। यानी वो कॉन्ट्रैक्शन जो स्टैंड अलोन है, जिनका हम सिर्फ अकेले में ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे बट, कैन, डू, इनको हम शब्द के हिस्से के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कोई बटर लिखा है तो हमको बीयूटी होते हुए भी बीयूटी का कॉन्ट्रैक्शन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, पूरा लिखना होगा, क्योंकि ये पार्ट वर्ड बट नहीं है, बट सिर्फ स्टैंड अलोन है, अकेले में ही इस्तेमाल होता है। तो ए से लेकर के जेड तक जितने हैं, अब रुक जाओ, वो इसी तरह से इस्तेमाल होते हैं, उनको आप अलग अलग इस्तेमाल और शब्द के हिस्से के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई कैन, अगर आपको डज लिखना, DOS, ही डज नॉट, तो डज को आपको पूरा लिखना पड़ेगा DOES। ये नहीं होगा कि DO का कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल कर दिया और ES लिख दिया। ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस कहलाते हैं स्टैंड अलोन, अकेले, किसी के साथ नहीं जुड़ते वो, ठीक है। मैं अकेला, अकेला ही चलता चला गया और अकेला ही रहूंगा, मेरा किसी के साथ में नहीं है। दूसरे होते हैं पार्ट वर्ड, वो कॉन्ट्रैक्शन जो अकेले में इस्तेमाल नहीं हो सकते, सिर्फ शब्दों के हिस्से के रूप में ही इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे 256 शब्द के अगर शुरू में है तो डिस का भी इस्तेमाल होता है, शब्द के बीच में है तो डबल डी का इस्तेमाल होता है ना, मालूम है, याद है? जी सर। या ठीक है। या ऑफ का कॉन्ट्रैक्शन 1 2 3 5 6, ये अकेले भी इस्तेमाल होता है और शब्द के हिस्से के रूप में भी। अगर हमें प्रूफ लिखना है PROOF, तो कैसे लिखेंगे? PRO और उसके बाद OF का कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, है ना। और अगर ऑफ अकेला शब्द है तो भी हम ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। काइंड ऑफ, काइंड अलग, फिर ऑफ अलग, फिर आगे जो भी शब्द हो, है ना। ये कहलाते हैं पार्ट वर्ड। अब हमने देखा पहले स्टैंड अलोन, उसके बाद हमने देखा पार्ट वर्ड, और तीसरे देखे जो वर्ड और पार्ट वर्ड दोनों है, ऑफ वर्ड भी है और ऑफ पार्ट वर्ड भी है ना। फॉर, फॉर्चून, फॉर्चून लिखना है तो हम फॉर्चून में फॉर का कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल कर लेंगे, और अगर खाली वर्ड फॉर आ रहा है तो भी हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अगर DIS शब्द के शुरू में है जिसका कॉन्ट्रैक्शन 256 होता है,
वो शब्द का हिस्सा ही हो सकता है, वो अलग नहीं हो सकता, है ना, है कि नहीं? यस सर। अच्छा, यस सर। एक शब्द होता है नॉलेज, होता है। नॉलेज का कॉन्ट्रैक्शन क्या है? यस सर। नॉलेज का कॉन्ट्रैक्शन सर के वेरी गुड। अब के होता है, लेकिन एक वर्ड होता है नॉलेजेबल, ज्ञान योग्य। स्पेलिंग होती है KNOWLEDGEABLE, नॉलेजेबल। कैसे लिखेंगे? सर इसमें .5K लगाएंगे। .5K 9 का हो जाएगा, और एबल वहाँ BLE का भी लगेगा सर, और EA का भी लगेगा, GEA, है ना, EA का भी लगेगा, है ना। तो नॉलेजेबल में नॉलेज की स्पेलिंग KNOWLEDGE तक के लिए हम के का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि पार्ट वर्ड के रूप में के इस्तेमाल नहीं होता है। के इज ए स्टैंड अलोन कॉन्ट्रैक्शन, है ना। यस सर। यस सर। लाइक, लाइक का क्या होता है? यल सर, यल। स्पेलिंग एल सर। LIKE, लाइक। लेकिन अगर लाइक्ड लिखना है LIKED, तो LIKE के लिए कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल नहीं होगा। LIKED लिखना होगा, पूरा लिखना होगा, तो ED का इस्तेमाल हो जाएगा। ये स्टैंड अलोन कॉन्ट्रैक्शंस है, इनको हम किसी भी स्थिति में शब्द के रूप में, शब्द के हिस्से के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर है? यस सर। यस सर। जी सर। यस सर। एक आप लोगों को मैडम ने कॉन्ट्रैक्शंस बताए थे जिसमें CH का था 1-6, अगर अकेले इस्तेमाल होता है तो चाइल्ड होगा, शब्द का हिस्सा है तो CH होगा, है ना। इसी तरह से बताया था टैग का 1-4-6, एक 1-4-6 बताया था कि अगर शब्द का हिस्सा है तो SH होगा, जैसे शीतल, और अगर अकेला है तो शैल के रूप में इस्तेमाल होगा। इसमें इस वाले में कोई कंफ्यूजन है आप लोग को? नो सर। नो सर। ये कॉन्ट्रैक्शन जो शब्द के हिस्से के रूप में है। अच्छा, एक और कैटेगरी है कॉन्ट्रैक्शंस की, हम उनको कहां पर शब्द में इस्तेमाल करेंगे? शुरू में करेंगे, बीच में करेंगे कि अंत में? शुरू में करेंगे, बीच में करेंगे, अंत में करेंगे? तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस जो मैडम ने आपको CH बताया, SH बताया, WH बताया, ये वाले कॉन्ट्रैक्शन शब्द में कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं, शब्द के शुरू में भी, शब्द के बीच में भी, शब्द के अंत में भी, है ना। उदाहरण के लिए शीतल शुरू में हो गया, #SSH एंड में हो गया, ठीक है। क्रश्ड CHRUSHED शब्द के बीच में भी हो गया। सिमिलरली CH वाला चर्च, शुरू में भी CH का हो रहा है, एंड में भी CH का हो रहा है ना। शुरू में भी, बीच में भी, एंड में भी चर्च में, ठीक है, कोई दिक्कत? और इसी तरह से ये CH वाला 1-6 कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर अकेला लिखा हो तो क्या वर्ड होता है? चाइल्ड। चाइल्ड। अगर चाइल्डहुड लिखना तो कैसे लिखेंगे? सर उसमें तो CH का कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे, उसके बाद पूरा लिखेंगे CH का कॉन्ट्रैक्शन ILDHOOD, है ना। उसमें चाइल्ड के लिए CH का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे शब्द बन रहा हो चाइल्ड हमारा, लेकिन लिखेंगे पूरा, है ना। क्लियर है? यस। अब कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस हैं जो शुरू में उनका कुछ और अर्थ होता है, बीच में कुछ और होता है, बीच में शब्द के बीच में, और शब्द के अंत में कुछ और होता है। कोई उदाहरण दे सकते हैं? शब्द के शुरू में लगाया तो कुछ और होगा, बीच में लगाया तो कुछ और होगा, अंत में लगाया तो कुछ और होगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस आप लोगों को मालूम है? ऐसा नहीं मालूम नहीं है? नो सर, नहीं पता। यस सर। जैसे ए है, सर जैसे EA होता है तो उसमें मिडिल में जैसे यूज करेंगे तो EA हो जाएगा, और अंत में यूज करेंगे तो कॉमा हो जाता है, 2 का यूज करेंगे तो। शाबाश, लेकिन इसका शुरू में कोई यूज नहीं है।
सर सर शुरू में करेंगे 256 का यूज तो डिस होगा, और मिडिल में करेंगे तो 256 का यूज तो डबल डी होगा, और लास्ट में करेंगे तो डॉट वो फुल स्टॉप का डॉट हो जाएगा। शाबाश। इसी तरह से 25 बताइए। सर अगर स्टार्टिंग में होगा तो 25 का कौन होता है CON, और सर मिडिल में होता है तो सर डबल C, और एंड में होता है तो कोलन होता है। यस सर। कोलन नहीं पता तो फुल स्टॉप कॉमा एक चिन्ह होता है, कोलन, डबल डॉट, एक सेमी कोलन होता है, कोलन होता है ना। अच्छा, एक कॉन्ट्रैक्शन होता है 36, उसका यूज कैसे करेंगे? 36 मैंने तो कॉम होता है सर COM, हाँ। और सर बीच में होता है तो सर डैश का भी मतलब कर सकते हैं 36। COM का सिर्फ तब इस्तेमाल होता है जब ये शुरू में हो COM के रूप में, ठीक है। लेकिन अगर डैश उसके पहले है तो हम COM का यूज फिर नहीं कर सकते, फिर हमको पूरा लिखना पड़ेगा। COM के कॉन्ट्रैक्शन 36 का इस्तेमाल तभी करेंगे जब ठीक उसके पहले एक स्पेस हो, वरना नहीं करेंगे। यस सर। क्लियर? यस सर। अच्छा, आप किसी ने पूछा था एंड, फॉर, एंड, ऑफ एक साथ लिखते हैं कि नहीं, ठीक है। क्लियर समझ लीजिए, ऑफ द, फॉर द, विद इन, ये तीन, विद द, एंड विद द, ये ऐसे शब्द हैं जो कॉन्ट्रैक्शन में हमेशा एक साथ लिखे जाएंगे। नोट कर लीजिए, फॉर द, ऑफ द, विद इन, विद द, तीन शब्द एंड, फॉर द, एंड, ऑफ द, ये शब्द हमेशा एक साथ कॉन्ट्रैक्शन में होंगे तो लिखे जाएंगे, ओपन में तो अलग अलग होंगे। ओपन में अलग अलग, कॉन्ट्रैक्शन में अगर है तो एक साथ। एंड फॉर द, एंड ऑफ द, ठीक है, एंड विथ, एंड विद द। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है। तीसरे तरह के हमारे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं एब्रीविएशंस, मालूम है? अबाउट। सर हाँ बोलिए। सर अगर कोई दो कॉन्ट्रैक्शन एक साथ आ जाते हैं तो उनके बीच स्पेस छोड़ेंगे कि नहीं? उदाहरण दीजिए। जैसे सर जैसे फॉर विथ फॉर, तो सर इसके बीच में हम स्पेस छोड़ेंगे कि नहीं? विद फॉर, जी सर। विद फॉर अगर आता है तो स्पेस छोड़ेंगे, लेकिन फॉर विद आता है तो भी स्पेस छोड़ेंगे, लेकिन फॉर द आता है तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। विद और फॉर के बीच में छोड़ेंगे। अच्छा, एक शब्द होता है विच एवर। हमारे पास विच का कॉन्ट्रैक्शन भी है, एवर का भी है। एवर का क्या कॉन्ट्रैक्शन होता है? .5e। तो विच एवर कैसे लिखेंगे? WH से लगाएंगे और .5 और ICH का लगाएंगे और एवर के लिए .5e लिखेंगे। वेरी गुड। विच का कॉन्ट्रैक्शन और एवर नहीं लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि पार्ट वर्ड, क्योंकि हमको WH का इस्तेमाल पार्ट वर्ड के रूप में करना है, वर्ड के रूप में नहीं, क्योंकि अलोन नहीं है, विचएवर एक शब्द है ना। एनी डाउट? नो सर। हम आ रहे थे एब्रीविएशंस के बारे में बात कर रहे थे। एब्रीविएशन, हाँ सर EN और IN का कॉन्सेप्ट बता दीजिए। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। देखिए, EN का जो है, अगर पार्ट वर्ड है यानी शब्द के हिस्से के रूप में है तो EN का 26 इस्तेमाल करेंगे।
एनफ वर्ड को भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जैसे इंग्लिश, इंग्लिश की क्या स्पेलिंग है? ENGLISH। यहाँ पर हम EN का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेंथ, क्या स्पेलिंग है लेंथ की? LENGTH। यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे 26 का, ठीक है। सर अगर EN वर्ड के बीच में आ रहा है तो उसमें EN का EN लगाएंगे या नहीं? उसका बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं लगाएंगे, व्हाई नॉट। डॉट मैंने बताया ना, तो पार्ट डबल E का भी तो हम लगाते हैं बीच में। नहीं नहीं नहीं, EN डबल E का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है सर डबल हम लोगों ने तो है 25 डबल E का भी होता है शायद। नहीं भैया, नहीं 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 नहीं, कतई नहीं। MEE सर 7 लाइन सिस्टम में दिया है डबल E का। ना ना ना, गलत दिया भैया। मीट आप देख लो, MEET पूरा लिखा जाता है, अगर MENT लिखोगे तो मेंट हो जाएगा। हालांकि मेंट का दूसरा कॉन्ट्रैक्शन होता है, पर MEET पूरा डबल E का कॉन्ट्रैक्शन 26 नहीं होता है। जहां दिया है वो गलत लिखा है, मार्क कर लीजिए इस चीज को। तो EN का यूज हम कर सकते हैं, EN का यूज करेंगे और डबल E का हम ऐसे ही लिखेंगे। जी, डबल E पूरा लिखा जाएगा हमेशा। ये बात कहीं पर भी लिखी हो तो गलत लिखी है, मार्क कर लीजिए इस चीज को। ठीक है ठीक है। और शब्द एंड में है, जैसे zen, ZEN, तब भी EN का कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल करेंगे 26। ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, डबल E के लिए 26 कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, 100%। अब आते हैं एंड अलोन है, एनफ, 26 का इस्तेमाल करते हैं वर्ड के रूप में एनफ। यस सर। लेकिन अगर शब्द के वाक्य के अंत में जिसके बाद में कोई पंक्चुएशन मार्क आ रहा है, कॉमा, फुल स्टॉप, ठीक है, ही हैड ईटन एनफ, इस सेंटेंस में एनफ का 26 इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि हम कभी भी दो लोअर कॉन्ट्रैक्शन से दो लोअर अक्षरों का इस्तेमाल एक साथ नहीं करते। ये बात क्लियर हो गई? यस भाई, ही हैड ईटन एनफ, एनफ के बाद में फुल स्टॉप है तो दोनों लोअर हो गए। यस सर। लोअर का कॉन्सेप्ट तो सब आप लोगों को पता होगा। यस सर, ये पता है। तो ऐसी स्थिति में हम एनफ पूरा लिखेंगे, EN का कॉन्ट्रैक्शन, OU का कॉन्ट्रैक्शन, GH का कॉन्ट्रैक्शन। यस सर। ठीक है। लेकिन अगर लिखा होगा ही हैड एनफ ईटन, यस सर, तब हम EN के कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? यस सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। और सर अगर IN है तो वो भी हम कहीं भी कर सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग में या मिड में, लास्ट में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी। यस सर। चाहे शुरू में हो, चाहे शब्द के बीच में हो, चाहे शब्द के अंत में हो, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इन द कभी एक साथ नहीं लिखा जाएगा, ये कंफ्यूजन ना हो। विद इन एक साथ लिखा जाएगा, देयर इन एक साथ लिखा जाएगा, लेकिन अगर इन द है, ठीक है, यस सर, देयर आर 10 रुपीज इन द पर्स, तो यहाँ पर इन द अलग अलग लिखा जाएगा, एक साथ नहीं लिखा जाएगा। यस सर। ठीक है। यस सर। क्लियर है? यस सर। कभी भी ये ध्यान रख लीजिए, दो लोअर कॉन्ट्रैक्शन एक साथ इस्तेमाल नहीं होंगे। दो लोअर कॉन्ट्रैक्शन या एक कॉन्ट्रैक्शन, एक पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल नहीं होगा लोअर, बन भी रहा हो, है ना। जैसे इन डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट में DIS का कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, DISTRIBUTE। लेकिन अगर इनडिस्ट्रीब्यूटेबल लिखना हो तो इन और डिस दोनों का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, आप इनका लगा दोगे, डिस पूरा लिखोगे। पता लगे कि DI के बाद T है तो ST का कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल कर लो, लेकिन फिर आप DIS का कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि इनका एक बार आप लोअर इस्तेमाल कर चुके हो। और अगर इन पूरा करोगे तो DIS का करोगे तो डबल D हो जाएगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं रहेगा, DIS नहीं रहेगा।
है ना? यस सर। क्लियर है? यस सर। लेकिन इसमें एक और चीज है भाई, ही केम विद इन, उसका तो फुल स्टॉप है, यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे इनका भी और फुल स्टॉप का। करते हैं सर नहीं करते हैं, नो सर, वही तो बता रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट ये इस्तेमाल करते हैं। अभी आपने विद इन या ईएन का कोई कॉन्ट्रैक्शन है जैसे लेंथन, इस्तेमाल हो जाता है इंग्लिश में। लेकिन अगर आप लोग नहीं भी करेंगे तो गलत नहीं कहलाएगा, कर लेंगे तो भी गलत नहीं कहलाएगा, क्योंकि यूज होता है। ये कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है। प्रायः नियम यह है कि दो का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन इस तरह से विद इन क्या कर सकते हो आप, लेंथन के बात कर सकते हो, इस तरह के शब्दों में आप कभी कभी इस तरह के एक्सेप्शंस यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एब्रीविएशंस पर। एब्रीविएशंस मालूम है आप लोगों को? जी सर। अबाउट कैसे लिखा जाएगा, पढ़ा है? ए का कोड, सर ए का कोड, सर एबी एबी का यूज करेंगे। ठीक है। रिसीव कैसे करते हैं? सर आरसीवी। आरसीबी। शाबाश। अब एक चीज ध्यान रहे, आरसीबी तो रिसीव हो गया, ठीक है। रिसीविंग कैसे लिखेंगे? आरसीवी। सर आरसीवीजी। रिसीव्ड कैसे लिखेंगे? अभी बता रहा हूँ, रिसीव्ड कैसे लिखेंगे? रिसीव्ड एक्शन लगाएंगे, डी का कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। सर कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे पर किसमें, कहाँ पर? रिसीव्ड में ईडी का कॉन्ट्रैक्शन। नहीं नहीं नहीं, यही बताना चाहता था। आरसीवी और डी, आरसीवी और डी, ईडी का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा इस्तेमाल, क्योंकि आरसीवी में तो ई शामिल है ना, RECEIVE है कि नहीं? यस सर। तो आरसीवी और डी, सिमिलर डिक्लेयर्ड, DCL, ED नहीं, डी, है ना। ये छोटी छोटी चीजें इसमें देखिए, ये चीजें बहुत प्रैक्टिस से आएंगी, बहुत आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगी, इतनी जल्दी क्लियर नहीं होंगी। और ये चीजें पढ़ने से ज्यादा आएंगी, लिखने से तो जो आएंगी पढ़ने से ज्यादा आएंगी। बाय और वॉज का यूज सर कहाँ करेंगे, कैसे, मतलब किसका? बाय और वॉज। वेरी गुड। वॉज का क्या चिन्ह होता है? 356। दोनों तरफ स्पेस होना चाहिए। क्या सर? आई स्पेस 356 वॉज स्पेस गोइंग, ठीक है। अब एक सेंटेंस है, आई वॉज बाय द टाइम। आई वॉज, हाँ तो दोनों में दोनों आ रहे हैं सर, तब क्या यूज करेंगे? बताना चाहता था। आई स्पेस वॉज का कॉन्ट्रैक्शन स्पेस बाई का कॉन्ट्रैक्शन बिना स्पेस के द। जब भी बाई का कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल करेंगे उसके बाद स्पेस नहीं देंगे, नोट कर लीजिए, है ना। इसलिए मैंने ऐसा बोला आपको, आई वॉज बाय द टाइम। सर बाय कहीं भी, अगर मतलब कहीं भी बाय यूज हो रहा है तो बिना स्पेस के लिखेंगे, या अगर वॉज के साथ यूज हो रहा है तभी सिर्फ स्पेस नहीं करेंगे? अगर स्पेस छोड़ दोगे तो वॉज हो जाएगा ना, यही तो बता रहा हूँ। बाई का इस्तेमाल है तो बाई के बाद बिना स्पेस छोड़े अगला शब्द लिखना है हमको। अगर आपने स्पेस छोड़ दिया तो वॉज हो जाएगा। यस सर। और ये बाई का कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ तभी इस्तेमाल होगा जब बाई शब्द के शुरू में है। अगर शब्द के बाद में है बाई या बीच में है बाई तब नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, बाइसिकल की स्पेलिंग क्या होती है? BICYCLE।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुछ शब्द होते हैं जो बी वाई से ही शुरू होते हैं, यस सर। उससे, लेकिन वो बाई अलग शब्द नहीं होता है। बाई का कॉन्ट्रैक्शन तभी इस्तेमाल करेंगे जब बाई पूरा शब्द हो रहा है, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। हेलो, यस सर। बाई के यस सर। कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब बाई शब्द होगा, वरना नहीं। यस सर। ठीक है, और कुछ, और कहीं सर, कोई जैसे कि हम लोग कॉन्ट्रैक्शन लगाते हैं सर, वो कॉन्ट्रैक्शन कहीं भी दिख जाए, किसी इंस्टीट्यूट का भी नाम हो, अनदर कुछ भी हो, उसमें अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो हम लोग उसमें यूज करेंगे उसको। बिल्कुल, सिर्फ जब एब्रीविएशन है किसी इंस्टीट्यूट की, जैसे WHO है ना, जब एब्रीविएशन है तब नहीं करेंगे। लेकिन अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो वर्ल्ड का भी करेंगे। वर्ल्ड का कॉन्ट्रैक्शन क्या है? सर 456W 456W। वेरी गुड। वर्ल्ड के लिए वर्ल्ड का करेंगे, फिर हेल्थ में H के बाद EA का भी करेंगे, L का, फिर TH का भी करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन में ATI1 का करेंगे। लेकिन अगर WHO लिखना है तब WH का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, और कोई आप लोगों का सवाल? कॉन्ट्रैक्शन मैंने बता दिया आपको, स्टैंड अलोन, पार्ट वर्ड। सर एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे? एप्लीकेशन? यस सर। एप्लीकेशन शब्द की एप्लीकेशन जो लिखनी है? नो सर, एप्लीकेशन जो पूरा जैसे लिखा जाता है वो उसको कैसे लिखेंगे? ये अपने टीचर से पूछ रहे हैं, ये मत पूछिए। एप्लीकेशन सर लिखने के पूरा आजकल बताइए बहुत तरीके कि चल रहे बता हैं। दीजिए। क्या है कि आज 2-3 तरीके चल रहे हैं, सब कुछ लेफ्ट में, TO2 बिना स्पेस के, फिर अगली में फिर T के नीचे से द प्रिंसिपल, फिर उसके नीचे से NIEPVD, उसके नीचे देहरादून, सब कुछ लेफ्ट में चलता चला जाएगा। दूसरा तरीका चलता है राइट एडजस्टमेंट, मतलब ऐसे लिखना शुरू करेंगे कि सबसे आखिरी घर में द प्रिंसिपल का कॉमा है, टू के नीचे, टू के बाद एक स्पेस छोड़ेंगे, जहां पे स्पेस छोड़ा उसके ठीक नीचे से द शुरू करेंगे, फिर द प्रिंसिपल सबसे आखिर में कॉमा। तो कंप्यूटर में तो आजकल बड़ी सुविधाएं हो गई, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट। तो ये आप अपने टीचर से अपने टीचर से पूछ लीजिएगा वो कौन सा तरीका अपना रहे हैं। एप्लीकेशन लिखने के बड़े तरीके चल रहे हैं। फिर एक चल रहा है TO लेफ्ट में TO2 स्पेस, फिर चौथे घर से अगली लाइन में द प्रिंसिपल, फिर उसके अगले चौथे ही घर से स्पर्श विद्यालय, राजकीय स्पर्श विद्यालय, फिर उसके नीचे से या जो भी CRC या RSV जो भी लिखना है। तो बहुत सारे तरीके चल रहे हैं इसमें, आपके जो आपके टीचर जो पढ़ाए उसको फॉलो कर लीजिए। किसी भी तरीके से लिखेंगे, चेक करने वाला उसको गलत नहीं मानेगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, लेकिन जो तरीका अपनाए उस तरीके को पूरी तरह फॉलो करें। अगर लेफ्ट से लिख रहे हैं तो फिर लेफ्ट से ही होना चाहिए, राइट अलाइन कर रहे हैं तो फिर राइट अलाइन ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप राइट अलाइन में लेफ्ट अलाइन भी कर रहे हैं, राइट अलाइन भी कर दे रहे हैं। मतलब एक चीज फॉलो करिए जो भी करें। ठीक। यस और सर। और कोई कॉन्ट्रैक्शन में कोई कंफ्यूजन? सर ये बताइए, जो लोअर और अपर एक साथ आ जाते हैं तो कौन से कॉन्ट्रैक्शन का यूज करेंगे? फिर से बोलो। सर अगर लोअर और अपर एक साथ आ जाते हैं तो कौन से कॉन्ट्रैक्शन का यूज करेंगे? एग्जाम्पल दीजिए। सर जैसे रैबिट। हैं? जैसे? सर जैसे रैबिट। आपकी आवाज कट जैसे जा रैबिट। आपकी आवाज कट जा रही, फिर से बोलिए। सर जैसे लोअर और अपर एक साथ कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो सर कौन सा यूज करेंगे? सर जैसे एग्जांपल के लिए सर जैसे रैबिट। जैसे रैबिट? जैसे क्या शब्द बोला? यस सर। इसमें 2 कॉन्ट्रैक्शन कहाँ आ रहे हैं बताओ? एक ही तो डबल बी का ही तो आ रहा है, और कौन सा कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है? RABBIT
इसमें सिर्फ डबल बी का ही आ रहा और तो कोई नहीं आ रहा। सर वही पूछ रहे थे। जैसे हम दूसरा शब्द आपको बताते हैं, डियर, है ना, डियर में ई ए का भी इस्तेमाल कर सकते हो और ए आर का भी, है ना, डी कॉमा आर भी लिख सकते हो और डी ई और फिर ए आर 3 4 5 भी लिख सकते हो, है ना, यही है ना। सर लेकिन अगर वर्ड में कोई भी अपर और लोअर दोनों एक साथ में आते हैं तो अपर कॉन्ट्रैक्शन लिखा जाता है, जैसे डियर में ई ए का ना लगा के ए आर का मैं लगाएंगे। इसी पर आ रहा था कि जहां तक पॉसिबल हो लोअर अवॉइड करना चाहिए, जहां तक पॉसिबल हो वहां तक लोअर कॉन्ट्रैक्शन। सर एक क्वेश्चन ये है कि आवाज चली गई, फिर से बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एंड फॉर ऑफ विद द होता है तो हमें ये पता है कि जब जैसे कि एंड फॉर साथ में आ गए तो बिना स्पेस छोड़े लिखा जाता है, लेकिन अभी कुछ देर पहले आपने पता नहीं क्या विद द का या कुछ बताया था कि स्पेस छूटेगा उसके बीच में, तो ये आप क्लियर कर दीजिए कि किसके बीच में स्पेस नहीं छूटेगा, किसके बीच में छूटेगा। एंड फॉर ऑफ विद द, ये पांचों में। ठीक है। एंड फॉर द अगर 3 शब्द एक साथ हैं तो स्पेस नहीं छूटेगा, एंड ऑफ द है तो भी स्पेस नहीं छूटेगा, ऑफ द के बीच में भी स्पेस नहीं छूटेगा, फॉर द के बीच में स्पेस नहीं छूटेगा, विद द के बीच में भी स्पेस नहीं छूटेगा, विद इनके बीच में स्पेस नहीं छूटेगा, ऑफ एंड ऑफ के बीच में स्पेस नहीं छूटेगा, विद द, फिर मैं रिपीट करना जा रहा हूं, एंड ऑफ द 3 शब्द एक साथ है तो भी स्पेस नहीं छूटेगा, ऑफ द खाली है तो भी स्पेस नहीं छूटेगा, एंड फॉर द है 3 शब्द है तो भी स्पेस नहीं छूटेगा, फॉर द है तो भी स्पेस नहीं छूटेगा, विद इन के बीच में स्पेस नहीं छूटेगा, लेकिन इन द के बीच में स्पेस छूटेगा, इन एंड अगर आता है एक साथ तो भी स्पेस छूटेगा। क्लियर? एंड फॉर द, एंड विद द, ऑफ द, फॉर द। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन में लिख रहे हैं तो स्पेस नहीं छूटेगा, लेकिन ओपन में लिख रहे हैं तो बात अलग है। एनी डाउट इस बारे में? क्लियर है? ठीक है, ओके। एक्सक्यूज मी सर, थैंक यू सर। बी वो जो बता रहे थे सर आप, बाई वाला, बाइनोकुलर लिखा हो जैसे तो ओपन ब्रेल में लिखेंगे ना? हाँ जी, बाइनोकुलर में ओपन ब्रेल, वैसे उसकी स्पेलिंग बी आई होती है ना, बी वाई तो नहीं होती। नहीं, जैसे बी वाई वाला अगर वर्ड आता है तो अगर वर्ड में का पार्ट बी वाई अगर वर्ड का हिस्सा है तो बी वाई पूरा लिखा जाएगा, लेकिन अगर बी वाई शब्द अपने आप में बाई द एक साथ लिखा जाएगा, क्योंकि बाई का अगर वर्ड है तो साथ में लिखना जाना है। बाई टाइम, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई मी, जैसे कसम खान, बाई मी, बाई यू, है ना। जब बाई वर्ड है पूरा आप में तब कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल होगा और अगले शब्द के साथ में लिखा जाएगा बिना स्पेस छोड़े। अगर आपने स्पेस छोड़ दिया तो नहीं आएगा। ठीक है, तो खत्म किया जाए सर। नागेश जी? हाँ जी सर, बता दीजिए। पूछिए। हाँ सर जैसे आपने बताया था रिसीव करके, तो ऐसे परसीव होता है, तो अगर परसीव का PERCV होता है, अगर परसीव्ड लिखा होगा तो फिर होगा, खाली फिर डी उसका जोड़ भी देंगे। सर। बिल्कुल तब भी डी जोड़ेंगे खाली। रिसीव, परसीव, डिक्लेयर, है ना, इन सब में डी ही जुड़ेगा, ईडी का कॉन्टेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है नागेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे निवेदन रहा 1 घंटे का था, लेकिन यह सेशन 1 घंटे 25 मिनट तक चला। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, जो छात्रों को आज आपने ब्रेल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। सादर प्रणाम सभी छात्रों की तरफ से, आपको वंदन है, अभिनंदन है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी छात्रों को जैसा पहले से ही सूचित किया गया है कि 12 बजे से आपकी अगली क्लास होगी। अशोक द्विवेदी जी
जो दोनों हाथों से दिव्यांग हैं, और उसके पश्चात भी वो सभी हस्तचालित क्रियाएं करते हैं। कैसे करते हैं वो अनुभव आपके सामने रखेंगे। वो क्रियात्मक तौर पे कैसे एक्टिव है वो आपके सामने रखेंगे। उनको सुनने के लिए हम लोग फिर 11:50 से जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं। सभी बालकों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। सर वीडियो। थैंक यू सर। थैंक यू सर जी। थैंक यू भैया। थैंक यू। अरे